बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत जो है इसमें इख्तलाफात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। इख्तलाफात हैं कि बढ़ते चले जा रहे हैं। इत्तफाक़ राय हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता, चाहे वो नए इंतखाबात के लिए इत्तफाक़ राय होना हो या मुद्दत की तकमील के हवाले से इत्तफाक़ राय होना हो या निगरान वज़ीर आला के नाम पर इत्तफाक़ राय होना हो या सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के बाद मेयरशिप के नाम के हवाले से इत्तफाक़ राय होना हो या मईशत में बेहतरी के उसूल के ऊपर इत्तफाक़ राय होना हो। पाकिस्तानी सियासत में इस्तेहकाम नहीं आ रहा। इसी अदम इस्तेहकाम की वजह से पाकिस्तान की मईशत जो है वो दगरगूं सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है और इसी वजह से सरमायाकार जो है वो पाकिस्तान के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और उन्हें ये लगता है कि पाकिस्तान में उनका पैसा डूब रहा है। ये पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम किस तरीके से आएगा? नए नए बयानिए जन्म ले रहे हैं और उन्हीं नए बयानियों की वजह से पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम मजीद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कल के दिन राना अजीम साहब ने हमारे प्रोग्राम में यह बात की थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है अपना एक नया बयानिया बनाएगी और नया बयानिया जो है उसे लंदन प्लान 2 का नाम दिया गया है और उसमें 5 शख्सियात के हवाले से बात की जाएगी। राना साहब ने जो बात की वो जरा शॉर्ट मुलाहिजा कीजिए, फिर उसके बाद जावेद लतीफ साहब की आज की जरा गुफ्तगू मुलाहिजा कीजिए कि जावेद लतीफ साहब क्या कह रहे हैं। मुस्लिम लीग नून फैसला कर चुकी है कि वो नए बयानिए के साथ आएगी। लंदन प्लान में, लंदन मीटिंग में यह फैसला हो गया कि नया बयानिया ये होगा। कमर जावेद बाजवा, साबिक आर्मी चीफ साहब, साबिक DGISI जनरल फैज साहब, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब और जनाब खोसा साहब। 5वां नाम जो है वो शेख अजमत सईद साहब का है, जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद साहब। अच्छा, इन 5 अफराद को मेन टारगेट बनाकर इलेक्शन कैंपेन, अवामी राब्ता कैंपेन और दीगर मामलात के हवाले से कैंपेन चलाई जाएगी। 5 किरदार हैं जिन्होंने रियासत को अखलाकी तौर पे, रियासत को सफारती तौर पे, रियासत को माशी तौर पे, रियासत को माली तौर पे जितना नुकसान पहुंचाया है, अगर इनकी जेबों से वो निकाल लिया जाए तो पाकिस्तान को इस भंवर से, मुआशी भंवर से निकाला जा सकता है। राना साहब, आपकी खबर की सदाकत तो आज ही के दिन हो चुकी है, हालांकि कल खबर बयान की गई थी। क्या समझते हैं ये कितने मजीद चेहरे हैं जो इन्हीं 5 किरदारों के हवाले से आने वाले दिनों के अंदर बात करते दिखाई देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए यासर, मैंने कल आपको कहा था कि लंदन बयानिया 2 जो है वो तैयार हो चुका है। एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी अदलिया, ये दोनों चीज़ें की जाएगी। चूँकि एक तो उन्हें नज़र आया है कि अदलिया से मियाँ नवाज शरीफ को रिलीफ नहीं मिल सकता। मियाँ नवाज शरीफ साहब किसी सूरत में भी अदलिया से दोबारा पार्लियामेंट की सियासत का रिलीफ नहीं ले सकते। उनकी आखिरी पिटीशन खारिज हो चुकी है, जिस पर जो नजरसानी पिटीशन है वो भी खारिज हो चुकी है। अब उसके बाद इन्होंने फैसला किया क्यों ना अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट दोनों को ब्लैकमेल किया जाए। सर, मैंने कल बता दिया था कि 5 अफराद आज तस्दीक हो गए। ये बाकायदा इनका हर जोशीला जो मरियम के कैंप से जिसका तल्लुक होगा, मरियम नवाज के कैंप से, वो यही गुफ्तगू करेगा। वो इन्हीं 5 अफराद को निशाना बनाएगा, वो इन्हीं 5 अफराद पे तनकीद करेगा और इन्हीं 5 अफराद को निशाना बनाने के बाद प्रेशर किसी और पे डालेगा। अब तो देखने वाली बात यह है कि पहले अगर एक सहाफी शाहद असलम जो है उसे आप इसलिए गिरफ्तार कर लेते हैं कि जनाब उसने बाजवा साहब के कुछ उस पर इल्जाम होता है कि उसने डॉक्यूमेंट्स दिए, अब तो ये नाम ले रहे हैं, ये तो उन पर तनकीद कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि सारा पैसा लूट के लेके गए हैं। ये बोल रहे हैं पैसा तो मियां साहब के पास है, पैसा तो सरदारी साहब के पास है, पैसा तो उन तमाम लोगों के पास है जो लूट कर लेकर गए हैं। अब अगर इन पे इल्जाम लगा रही हैं तो इस पर अदारे खामोश क्यों हैं? इस पर हमारे अदारों के मुंह पर चुप क्यों है? खामोशी का ताला क्यों है? अब इनको क्यों नहीं पकड़ता? कहां गए चौधरी शुजात हुसैन का बयान जो कहते थे कि जनाब नहीं करना चाहिए, नहीं तो मैं उस इत्तेहाद में हिस्सा नहीं बनूंगा? कहां गए मियां शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, मरियम औरंगजेब साहिबा, राना सनाउल्लाह साहब? भाई बात यह है कि इन किसको नहीं पता कि इनके इक्तदार में आने में कौन कौन हिस्सेदार था। ये खुद कहते हैं ना
और उसके बाद इसका मतलब है कप्तान ने जो कहा दुरुस्त कहा ना। अब ये लोग पाकिस्तान के अहम तरीन जुम्मेदारान के खिलाफ जो रह चुके हैं, इतनी तनकीद कर रहे हैं, गाली तक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उन्हें करप्ट कहते हैं, उन पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन अदारे खामोश। जिन्होंने एक्शन लेना है वो खामोश, जिन्होंने कुछ करना है वो खामोश। यहां पर हो क्या रहा है? अच्छा, ये खामोशी की वजह आपको क्या लगती है? वो ये पॉलिटिकल का नारा या वजूहात कुछ और? नहीं, वजूहात क्या है वो मैं समझता हूं। मैं आज आपको उसकी वो खबर ब्रेक कर देता हूं ना आपको। भाईजान, ये जो नारा नया बयानी आया, ये नया बयानिया मुस्लिम लीग नून को ले डूबेगा। मुस्लिम लीग नून के अंदर वाज़े तौर पर ग्रुपिंग हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून के अंदर वाज़े तौर पर लोग इससे इख्तलाफ करना शुरू कर देंगे। मुस्लिम लीग नून के अंदर वाज़े तौर पर तोड़ फोड़ नजर आ जाएगी। यही पीडीएम, इसी पीडीएम के अंदर आपको लड़ाई झगड़ा शुरू नजर आएगा। ज्यादा नहीं, 4 से 5 रोज के अंदर। यासर साहब, ये लंबा चौड़ा नहीं काम जाएगा। ये सारी गेम करने वाले, ये सारी साजिश करने वाले, इस सारी साजिश के ताने बाने जहां से मिलते हैं, जिनके साथ मिलते हैं, जिन्होंने ये सारा कुछ किया है, जिन्होंने सब कुछ कहा है, वो इनको मरवाने की साजिश है सियासी तौर पर। ये आप ज़हन में रख लीजिएगा। आज का दिन वक्त नोट कर लीजिएगा। अगर हम एक दिन पहले अपने प्रोग्राम में ये बता सकते हैं कि अब ये 5 लोगों को टारगेट करेंगे, तो इसकी अगली प्लानिंग क्या है वो भी मेरे पास है। आगे इनके कौन कौन से परिंदे उड़ के इनके कौंसलों से जाने लगे हैं, इस तनकीद पर मियाँ शहबाज शरीफ क्यों खामोश हैं? इसलिए सख्त नाला है, नाराज हैं। मियाँ साहब तो वादा करके आए थे। अच्छा, उनकी नाराजगी मैटर करती है पार्टी के लिए? कुछ ना कुछ बिल्कुल करती है। ये ज़हन में रखिएगा, मियाँ साहब के साथ भी एक बड़ी लॉबी है, और ये जो बड़ी लॉबी है ना, वो किसी वक्त भी, किसी जगह भी, किसी को भी उल्टा के रख सकती है। लेकिन मियाँ साहब राहें जुदा तो नहीं करेंगे बड़े भाई से? बड़े भाई से राहें जुदा करना करे, भतीजी के खिलाफ एक मुहाज तो खड़ा कर लेंगे ना। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आज क्या जवेद लतीफ का बयानिया जो हमने एक दिन पहले बयान कर दिया था, इस बयानिए के बाद तो एक चीज ज़हन नशीन कर ले, नून लीग इक्तदार में नहीं आ रही। ये लिख लें कागज पे, नून लीग इक्तदार में नहीं आ रही। चलें इसका दूसरा पहलू देख लें, क्या मजबूत अपोजिशन के तौर पे सामने आएगी? कौन अपोजिशन होती है, चाहे वो 4 लोगों की हो, 6 लोगों की हो, 100 लोगों की हो। मुस्लिम लीग नून कभी भी अपोजिशन में, कभी भी अपोजिशन में, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, मुस्लिम लीग जो है सरवाइव नहीं कर सकी। ये इक्तदार की बाल्टी है। ये इक्तदार के लिए यासर साहब अपने असूल, अपने कवानीन, सब कुछ बेच देती है। यही थे, वोट को इज्जत दो। फिर इज्जत किसको दी? क्यों बयानिया बदल गया? फिर इज्जत देने कहां चले गए? और अब दोबारा अपने पुराने बयाने पे आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा, लोग बड़े बाशऊर हो चुके हैं, लोगों को इस बात का इल्म हो चुका है, लोग इस बात से आशना है कि कौन किसको किस तरह इक्तदार में लाया, किसने किसके लिए कहां पे क्या क्या किया। क्या लोगों को नहीं पता कि किसको किसका फोन जाता था? हम नहीं कह रहे, राजा रियाज ने हमारे प्रोग्राम में नहीं कहा कि हमें फोन जाते थे, दोबारा भी उन्हीं को फोन जाते हैं। तो अब चेंज होना शुरू हो जाएगा यासर साहब। अच्छा राणा साहब, ये जो पीएमएलएन में रिफ्ट पैदा होनी शुरू हो गई है, इस रिफ्ट के नतायज क्या निकलेंगे? अपने नाज़रीन को पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के, उन्होंने मिफ्ता इस्माइल साहब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कहा है पहले वो सुनवाते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। कि आज जो सियासी निज़ाम है उसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है बदकिस्मती से कि वो इन मामलात को हल कर सके। आज की सियासत इंतकाम और दुश्मनी की सियासत बन गई है। अवाम के मसाइल एक तरफ रह गए हैं, पाकिस्तान की मुश्किलात एक तरफ रह गई हैं। आज सियासत एक दूसरे को गाली देने का नाम है, इल्जामात लगाने का नाम है, एक दूसरे की बेइज्जती करने की कोशिश करने का नाम है। ये सियासत पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकती। राणा साहब, ये क्या है? नई पार्टी बनाने की तैयारी है, किसी और पार्टी में जाने की तैयारी है, या नई पार्टी बना के किसी के साथ इल्हाक करने की तैयारी? आप 2 चीजें देखें, 2 पीपल्स पार्टी और 2 मुस्लिम लीग नून के लोग बैठे।
बलोचिस्तान से जो बैठे हैं वो बलोचिस्तान में मैटर करते हैं, जो कराची से बैठे हैं वो कराची में मैटर करते हैं, जो पोटोहार से बैठे हैं वो साबिक वज़ीर आज़म है वो भी मैटर करते हैं, और जो पिंडी से बैठे हैं खोखर वो भी मैटर करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि एक नई सियासी जमात या नया सियासी ग्रुप जितनी मर्जी तरदीदें, 2 दिन पहले क्या तरदीद आई थी इसके शाहिदा खान अब्बासी साहब की, नहीं ऐसी नहीं है मेरी जान, हर चीज़ है। आज उन्होंने ये नहीं कहा कि मुस्लिम लीग नून में ये कैपेसिटी है कि वो मसले हल कर सके। उन्होंने कहा किसी भी सियासी जमात में, जब आप किसी भी सियासी जमात का नाम लेते हैं तो उसमें जिस सियासी जमात के आप मेंबर हैं, जिसके आप नायब सदर हैं, आप उसको भी कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी सियासी जमातों से मुतमईन नहीं है। जनाब शाहिदा खान अब्बासी उसी दिन, उसी रोज शाहिदा खान अब्बासी ने यह फैसला कर लिया था जिस दिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा को बनाया गया था, उसी दिन उन्होंने फैसला कर लिया था कि जनाब हम ये नहीं कबूल करेंगे। और उसके बाद आप अंदाज़ा लगाए ना, अब तो सारे बोल रहे हैं बाजवा साहब के खिलाफ, साबिक जन्नत फैज साहब के खिलाफ। थोड़ी सी बात की थी मोहतरम खोखर साहब ने, तो पार्टी ने उनसे क्या मांग लिया था? रिजाइन मांग लिया था ना। तो अब वो सारे जख्मी तो एक तरफ खड़े होंगे, मुफ्ता इस्माइल गालियां खाए अवाम की, फैसले करें इनके, और इक़्तिदार में ला के बिठा दिया आप इसहाक डार साहब को, और फिर क्या करें? ये सारा यासर साहब तीसरी कुव्वत बन चुकी है, तीसरी पार्टी बन चुकी है। इस तीसरी पार्टी में और लोग भी शामिल होंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता ये पार्टी इक़्तिदार के दिनों में बने, ये पार्टी अपने अपनी जमातों से इलेक्शन लड़ के अचानक अलहदा हो जाए या कोई और मामला हो, लेकिन ये फैसला हो चुका है कि ये पार्टी बन चुकी है। देखिए यासर, 2 चीज़ें तो आप ज़हन में रखिए ना, सियासत पाकिस्तान की इंतहाई तेज़ी से तब्दील हो रही। याद करें आप और मैं इंटरव्यू करने गए थे परवेज़ लाई साहब का जी, मुझे आज वो सारी चीज़ें होती नजर आ रही। उन्होंने कहा था कि आइंदा इलेक्शन में बड़े बड़े 80% चेहरे नहीं नजर, 80% चेहरे नजर नहीं आएंगे। तो ऐसा नजर आ रहा है, ये होना शुरू हो गया। जो परवेज़ लाई साहब ने उस वक्त कहा था वो होना शुरू हो गया। आप यही अंदाजा लगा लें, पंजाब के वजीर आला पर आप कोई मुतमिन है क्या? इस नामजदगी पर कोई एक मुतमिन है? एक खुश है तो दूसरा नाराज है। नहीं, आपको इस पे इत्तफाक राय होता दिखाई नहीं देता? भाई मुझे एक बात बताएं, हो गया ना नामजदगी, अब इस नामजदगी के बाद एक अदालत का रास्ता इख्तियार करते दिखाई देते हैं। मुझे तो अदालत का रास्ता, मुझे तो नजर आ रहा है कि ये अदालत की तरफ जाएंगे। अगर अदालत की तरफ ना गए तो फिर इतना सियासी प्रेशर डालेंगे कि शायद किसी को भी किसी का मकसद हासिल ना। हालांकि अबूरी वज़ीर आला हैं, ये 3 माह के लिए वज़ीर आला होता है, इसके पास वो इख्तियारात, वो ताकतें नहीं होती, लेकिन वो सारा कुछ कर भी सकते हैं। 35 पेंचर लगाने की बात दोबारा भी हो सकती है, बाकी चीज़ें भी दोबारा हो सकती हैं। लेकिन आज चलें अल्लाह करके एक मसला किसी हद तक ख़त्म हुआ पंजाब का, किसी हद तक। लेकिन अब आगे क्या अदालतों का रुख होता है, एहतजाज का रुख होता है, प्रेशर का रुख होता है, ये सारी चीज़ें तो यासर फिर साथ साथ चलती रहेंगी ना। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है, KPK जैसी मिसाल पंजाब ने कायम नहीं की। फैसला हर कर किसी और जगह से आया, और जहां से इलेक्शन कमीशन से फैसला आया, अगर यही फैसला बड़े भाई या पंजाब बड़ा भाई है ना, अगर यहां का फैसला, यानी ये ट्रेंड सेट करते तो ज्यादा अच्छा था। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। इस फैसले के आने के बाद अब कई लोग, एक ग्रुप एहतजाज करेगा, दूसरा ग्रुप उसे अच्छा कहेगा, ये फिर इस तरह चलता रहेगा ना। राणा साहब, ये सियासी अदम इस्तेकाम कब तक चलता दिखाई देता है? कहीं ना कहीं पे ये जो डेड लॉक्स हैं मुख्तलिफ मामलात के ऊपर, नए इंतखाबात के ऊपर, शफाफ तरीके से इंतखाबात क्या होते दिखाई देते हैं? देखें, इलेक्शन साफ और शफाफ करवाने पड़ेंगे, दिखाई नहीं दे रहे, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे। दूर दूर तक हमें मुनसफाना इंतखाबात होते दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन ये इलेक्शन इन्हें करवाने पड़ेंगे, इलेक्शन मुनसफाना करवाने पड़ेंगे, या सर जेन में रखिएगा। अगर ये इलेक्शन मुनसफाना नहीं करवाते तो इनके लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, वो पोजीशन हो जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। अब मैंने आज एक मुस्लिम लीग नून के बंदे से पूछा, मैं अगर इलेक्शन कब हो रहे हैं,
उसने कहा जी रमज़ान में। मैं कहा यार आप मुझे एक बात बताएं, ठीक है एक इलेक्शन रमज़ान में हो चुके हैं, रमज़ान शरीफ में इलेक्शन के लिए कौन बाहर निकलेगा? यंगस्टर तो निकल आएगा, लेकिन आपके पास तो यंगस्टर वोटर ही नहीं है। और अगर वोट की रेशो कम हुई तो वो अदम इस्तेहकाम, वो बाकायदा आदमी इत्माद होगा इलेक्शन कमीशन पर। लोग कहेंगे इलेक्शन कमीशन पर यकीन नहीं है। तो ये इलेक्शन तो मार्च के आखिरी हफ्ते में भी हो सकते हैं, इलेक्शन जो है रमज़ान मुबारक से एक दिन पहले भी हो सकते हैं, या फिर ये इलेक्शन को रमज़ान शरीफ के बाद ले जाए। रमज़ान में लोगों ने नमाज लाजमी बननी है, रमज़ान में इफ्तारी का टाइम होता है, सहरी का टाइम होता है, तरावियों का टाइम होता है। उस टाइम में कहीं ढोल बज रहा हो जलसे जुलूसों के लिए, कहीं स्पीकर पे जलसे के नारे लग रहे हो, तो क्या ये मुनासिब लगता है? अभी तक जिस मुल्क में अभी तक ये फाइनल ना हुआ हो कि कब कहाँ किस तरह इलेक्शन होने हैं, तो बाकी क्या रह जाता है? ये तो जिस दिन असम्बलियाँ तहलील हुई उसके 5 या 2, 5 या 6 दिन बाद फैसला हो जाना चाहिए था, डेट अनाउंस हो जानी चाहिए थी, तमाम चीज़ें हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई कि ये पंजाब वाला जो शोर था ना, जो आज हल हो गया, लेकिन हल बज़ाहिर हल हुआ है, मुझे ये हल हुआ अभी मुश्किल हल इसका नजर आ रही है। सब पंजाब और KPK के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इनको रिजल्ट कैसे मिलेंगे और हालिया इन तक इत्तलात या रिपोर्ट्स क्या पहुंच रही हैं? आपको मुसद्दका इत्तला देता हूँ, रिपोर्ट हुआ जो इनके पास है, इनके अपने अरकान असम्बली ने वाज़े कह दिया है कि जनाब इलेक्शन किस बुनियाद पर लड़ना है। एक भी रिलीफ हम आवाम को नहीं दे सके। सर्दियों में बिजली नहीं दे सके, गैस तो चलो है ही थी, सर्दियों में भी बिजली नहीं दे सके। प्याज डॉलर से महंगा कर दिया है, डॉलर नायाब हो गया है, लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, मुर्गी खाना एक ख्वाहिश बन गया है, आटा लाइनों में लग के मिल रहा है, जो बाकी मामलात हैं वो आपके सामने हैं, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, तनख्वाहदार तबका तो बिल्कुल ही जो है ना वो रुल के रह गया। मुझे एक बात बताए, एक शख्स आटा लेते गया मर गया, और कल 2 मियाँ बीवी, आपको पता है ना सिंध में, उन बेचारों ने अपनी ज़िंदगी का हाथमा इसलिए कर लिया कि उनके बच्चे भूख से बिलक रहे थे, वो बच्चों को रोटी नहीं दे सकते थे, वो बच्चों को आटा ला के नहीं दे सकते थे, तो कहां से अब इनको वोट मिलेंगे? मेरे पास तो इतला यह है कि टिकटें लेने के लिए लोग तैयार नहीं है। ये जो कहते थे ना हमारे पास टिकटों के लिए लंबी लाइनें हैं, अब ये लोगों को ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं कि आओ आके टिकट ले लो, आओ आके टिकट ले लो, जिस तरह आप चीज़ बेचती है ना, आइयो आके ले लो। ये अब टिकटें इस तरह हो रही हैं। पहले टिकटें सिफारिशों से मिलती थी, अब सिफारिशों से बंदे ढूंढे जा रहे हैं। किस तरह ये इलेक्शन जीतेंगे? ये 6 वजीर इस्तीफे दे के आने लगे हैं मैदान में कि जनाब हम इलेक्शन कैंपेन करेंगे, हमारे इस्तीफे मंजूर करें, हम इलेक्शन कैंपेन पे जाएंगे। इस्तीफे दे के आगे ये इलेक्शन कैंपेन पे, उसके बाद अवाम को चाहिए रिजल्ट। अब पूरी सेटअप में आप नहीं गली बनवा सकते, नहीं सड़क बनवा सकते, नहीं कुछ ऐसा कर सकते। अगर वहां पे कुछ सपोर्ट होगी, फौरी तौर पर सोशल मीडिया सब कुछ मौजूद है, शोर मचेगा और उस शोर को आप रोक ही नहीं सकेंगे, अदालतों में चले जाएंगे। राना साहब, शोर का असर कितना होता है? सिंध के अभी बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, शोर मचा है, कितना मचा है, एहतजाज हुए हैं, क्या असर हुआ? बल्दियाती इलेक्शन थे ना, बल्दियाती और सूबाई इलेक्शन में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। बल्दियाती इलेक्शन में हर शख्स एक यूनियन कौंसल है, नीचे कौंसलर है, ऊपर चेयरमैन है, वो और मामला होता है। लेकिन जब कौमी और सूबाई इलेक्शन होते हैं ना, इसमें सूरत हाल ही तब्दील होती है, इतनी तब्दील होती है कि आप सोच नहीं सकते। ये जो तैयारियां कर रहे हैं ना, ये जो इनके पास एक बहुत बड़ा इनके जहन में ये है कि हम जनाब इस सारे सिनेरियो में सबको गिरा लेंगे और एकदम बड़े मियाँ साहब आएंगे, छोटे और मरियम साहब आएंगी, वो जलसे जुलूस करेंगी। मरियम साहबा ने ज़िमनी इलेक्शन में कितने जलसे किए? जितने हल्के थे तमाम हल्कों से 12 जलसे ज्यादा किए। लाहौर में रैलियों की क़यादत की, इलेक्शन जीत गई। क्या इत्तलात है? आप ये शेड्यूल अनाउंस होने दें, हम रोजाना एक जिला डिस्कस करेंगे,
उस जिले का जो रिजल्ट होगा आप इलेक्शन डे पे स्क्रीन पे देख लीजिएगा। राणा साहब क्या समझते हैं कि जब इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा, खान साहब बजाते खुद सड़कों की सियासत करेंगे या फिर वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया जाएगा? नहीं जी, खान साहब सड़कों की सियासत करेंगे। इतलात क्या है? डॉक्टर से इजाज़त दे देंगे? डॉक्टर ने कहा 2 हफ्ते बाद आप कूदे, जो मर्जी करें, और इतना ही टाइम लगेगा। जब खान साहब निकलेंगे तो एक एक दिन में 12-12 जलसे होंगे। चले, ये भी आपको बता दो, वो बैठेंगे नहीं। इन्होंने खान साहब को नाअहल करना है, तैयारी कर रहे हैं, वो भी उनकी फेवर में जाएगा। ये खान साहब को गिरफ्तार करेंगे, वो भी उनकी फेवर में जाएगा। ये जितना जुल्म करेंगे उतनी ताकत बढ़ेगी, ये जितनी ज्यादती करेंगे उतनी तरीके इंसाफ का वोट बैंक बढ़ेगा। ये कुछ देख लीजिएगा, ये तो कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। मैं तो फिर कह रहा हूं, चैलेंज से कह रहा हूं ना, मुझे बताएं कि मुस्लिम लीग नून के पास, पीपल्स पार्टी के पास, मौलाना साहब के पास, ANP के पास बेचने के लिए है क्या? क्या बेचेंगे? ये किसको बेचेंगे? हाफिज अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि PTI को बजोरे बाजू मुसल्लत किया गया है। नवाज शरीफ को कौन कह रहे? हाफिज अब्दुल्ला साहब। सबसे KPK के अंदर हाफिज अब्दुल्ला साहब का जो KPK है, वहाँ सबसे बड़े उम्मीदवार जो थे ना, सबसे तगड़े उम्मीदवार, उनका नाम था मौलाना कासिम साहब। ठीक है जी। ज़िमनी इलेक्शन हुआ, किसी एक पोलिंग स्टेशन पर कुछ शिकायत इन्होंने की, इलेक्शन हार गए। मौलाना फजलुर रहमान साहब अली मीन गुंडापुर से इलेक्शन हार गए। चले कोशिश कर लें, अब गवर्नर इनका है, निगरान वज़ीर आला इनकी मर्जी से आया है। ज़िमनी इलेक्शन ये मार्च में होने जा रहे हैं, मौलाना साहब को खड़ा करें अली मीन गंडापुर के मुकाबले में, इलेक्शन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बातों की कमाई ना खाएं। हाफिज अब्दुल्ला साहब तो ये भी कह गए हैं, राणा साहब वो तो ये भी कह गए हैं कि अगर हालात माशी तौर पे ठीक ना हुए तो इलेक्शन 6 माह बाद भी हो सकता है। ये तो वो कह गए ना, उनको पता नहीं कि फ़ंड भी जारी हो गए हैं, उनको पता नहीं कि इलेक्शन की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। नहीं, वो कुली तौर पे आम इंतखाबात की बात कर। आम इंतखाबात तक वो रहेंगे तो फिर बात होगी ना। आम इंतखाबात वक्त से पहले होंगे। ये कागज़ आपके आगे पड़ा, लिख लीजिएगा, आम इंतखाबात वक्त से पहले होंगे। वो बेचारा मोहम्मद हम्दुल्ला साहब एक तर्जमान है, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अच्छा बोलते हैं, बस यहाँ तक है। तो कायरा साहब की बात पे किस हद तक आप तायद करते हैं? जो कल उन्होंने हमारे प्रोग्राम में ये बात की कि हमारे खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन चली थी, लेकिन सिंध के बल्दियाती इलेक्शन के नताइज आपके सामने। सिंध में पीपल्स पार्टी जीती है तो कहते हैं ओके। पीपल्स पार्टी जिस तरह ठप्पे लगाते सामने वीडियो आई है, आपने देखी है, तो हमें कमर ज़ुबान कायरा साहब को भी भेज देनी चाहिए। तो कमर ज़ुबान कायरा साहब को ये क्यों नहीं याद आता वो तो कहेंगे कि मुशर्रफ साहब जब दौर था, तो मुशर्रफ साहब के दौर में तो पंजाब के अंदर 75% ज़िली और टाउन और नीचे, याद होगा आपको वो कौन जीता था? काफी लीग जीती थी ना। उसके ठीक 4 माह बाद इलेक्शन हुए थे, तो कितनी सीटें मिली थी? बल्दियाती इलेक्शन हमेशा हुकूमत जीतती है, बल्दियाती इलेक्शन का एज होता ही हुकूमत को है। वो क्या था, DC के पास आप कंट्रोल देते हैं, AC को आप कंट्रोल देते हैं। रिजल्ट जिस सूबे के अंदर 1500 वोटों का रिजल्ट 15 घंटों में तैयार ना हो सके, हाँ जी, वो 1500 वोटों का फिर निकले भी 50,000 वोट, तो फिर मुझे बताए फिर क्या बनेगा? पता नहीं। मैं बड़ा इज्जत करता हूँ कायरा साहब की, लेकिन कायरा साहब कुछ दिनों से ना अपनी पार्टी के साथ वाबस्तगी की वजह से होने चाहिए। पार्टी को मुनज़्ज़म कर रहे हैं इस वक्त, चले किस हद तक मुनज़्ज़म होती है और कहाँ पर कितने लोग उनसे बिछड़ के दूर चले जाते हैं और कितने लोगों की शमूलियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हो सकती है, ये तो वक्त ही बताएगा। इसी सियासी मंजरनामे में मजीद भी बात करेंगे नाज़रीन, लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। कौमी असम्बली के हलकों के हवाले से जहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, तो ये बात मंजर आम पे आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। मियाँ असलम इकबाल साहब ने हमारे प्रोग्राम में बात की कि ये 100 नशस्तें भी ज़िमनी इंतखाबात के लिए निकाल देंगे, 100 इस्तीफ़े भी मंजूर कर लेंगे,
तो हमारी तरफ से उम्मीदवार एक ही होगा। अगर खान साहब ही लड़ेंगे इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात में तो फिर पाकिस्तान का सियासी इस्तेहकाम किस तरह बनता दिखाई देता है। पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट का काम जो है वो बेहतरी की तरफ जाता किस हद तक दिखाई देता है, क्योंकि खान साहब फिर एक नशिस्त रखेंगे, बकिया नशिस्तों पर दोबारा से ज़िमनी इंतखाबात होंगे। क्या ये चक्कर इसी तरीके से चलता रहेगा? या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई मंजरनामा दिखाई देता है नए इंतखाबात के लिए वक्त से पहले होने का? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आलिया हमजा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। आलिया साहिबा बहुत मशकूर है आपके वक्त के लिए। आलिया साहिबा, क्या समझती हैं, इत्तफाक राय पाकिस्तान में अभी तक बहुत से मामलात के ऊपर नहीं हो सका, जिसकी बुनियादी वजूहात ये हैं कि हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, अपना बयानिया है, वो अपने बयानिए से पीछे नहीं हटना चाहती और दूसरी पार्टी आगे नहीं आना चाहती। पाकिस्तान में डेडलॉक्स कब खत्म होंगे, चाहे वो नए इंतखाबात के हवाले से हों, शफाफ इलेक्शन के हवाले से हों या किसी भी और तनाजुर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि डेडलॉक है किस चीज पे, ये देखना जरूरी है। इस वक्त आप ये देखें कि जो ये सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से जो माशी बदहाली और अवाम रुल गई है, उसका एक ही हल था और वो हल ये था फ्री एंड फेयर फ्रेश इलेक्शन। आप देखें कि इमरान खान साहब ने हमेशा ही समझदारी से काम लिया, चाहे आप 25 मई को हमारा 1 इंच पीछे हटना और रियासत और अवाम का आमने सामने ना लें, या 26 नवंबर को जिस तरह से हमारे लोग मौजूद थे पिंडी में और हमने वहीं से उनको ये कहकर के हम असेंबलियां तोड़ने जा रहे हैं वापस बुला लिया, ये सब कुछ खान साहब की मामला फहमी ही थी। और फिर खान साहब ने एक दफा बॉल हुकूमत के कोर्ट में डाली थी कि आए बैठें यहां पर आकर एक फार्मूला तय करें, अदम इस्तेहकाम को रोकें और मुल्क को खुशहाली की तरफ लेकर जाए, हमें इंतखाबात की डेट दे दें। और आपने देखा कि उसका रिएक्शन क्या आया, किस तरह से हमारे आलिया साहबा वो आ गया, जो वक्त हो गया, वो जो वक्त था वो गुजर गया। अब मजीद ज्यादा टेंशन वाला वक्त आ रहा है। खान साहब ने आज जलसों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। खान साहब ने कहा है कि मैं दोनों सूबों में खुद इलेक्शन कैंपेन में जाऊंगा और ये एक बड़ा खुश आइन है। खान साहब के मुकाबले में अब मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ भी आ रहे हैं, मौलाना फजल रहमान भी होंगे, ये सारे होंगे, तो फिर कैसा मैदान लगेगा और कितने फीसद नशिस्तें पीटीआई दोनों सूबों से हासिल करेगी? राणा साहब, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इमरान खान एक लीडर है, बाकी के सारे तो गीदड़ हैं जो आपने देख लिया है। क्यों मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, इसकी वजह भी मैं बता देती हूं। यहां पर तकरीबन कोई 100 हलकों में यहां पर नेशनल असेंबली के अगर इलेक्शन अनाउंस होते हैं और खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं कल्ला ही काफी हूं, उस कल्ले के मुकाबले में आपने देखा है कि पीडीएम कैसे दुम दुबाकर भागी है कि उन्होंने कहा हम तो उम्मीदवार ही नहीं खड़ा करेंगे। और उस बात को वो ये समझ रहे हैं कि उनकी जीत है। मतलब कभी सियासत में भी ऐसे हुआ है कि उम्मीदवार इंतखाबात से भाग रहे हैं, तो चाहे ये मरियम नवाज आ जाए जो पहले ही बेड़ा गर्क कर चुकी है नून लीग का, और बाकी इंशाअल्लाह ताला उनके आते ही हो जाएगा कि जो ग्रुपिंग उनमें हो चुकी है। उसके बाद ये अपने टार्जन नवाज शरीफ को बुला लें। पहले ये कहते थे इसाकदार जादूगर आएगा तो मईशत संभाली जाएगी, जो रहती सहती भी कसर निकल गई। अब मरियम आएंगी तो जो गिलगित बल्तिस्तान में और आजाद कश्मीर में इन्होंने हाल किया था, अब वो पंजाब में और केपीके में ये कर देंगी। और टार्जन साहब जब तक वापस आएंगे तब तक तो मेरा ये ख्याल है कि कफन दफन का नून लीग के हम इंतजाम करके जरा कंधा शंदा देकर मैयत दफनाने की कोशिश कर रहे होंगे कब्रिस्तान ले जाने के लिए। तो मैं आपको ये बता रही हूं, इमरान खान कल्ला ही काफी है इन सबके लिए, चाहे मौलाना को बुला लें, चाहे वहां से जरदारी को बुला लें। वैसे एक आपके तवस्सुत से ही मैं नाजरीन से क्या पीडीएम से कहती हूँ, 100 हलकों में इमरान खान खड़ा हो रहा है ना, कहीं से जरदारी साहब खड़े हो जाए, कहीं से बिलावल साहब खड़े हो जाए, कहीं से मौलाना खुद खड़े हो जाए, यहां से पंजाब से मरियम भी खड़ी हो जाए। 35 हलकों से खड़े होने का ऐलान किया था राणा सनाउल्लाह साहब ने, तो उसी वक्त कह दिया था कि हमारा उम्मीदवार किसी हलके में खड़ा ही नहीं होगा, हम इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। सिर्फ राणा साहब ने नहीं, मौलाना साहब भी भाग गए थे। तो ये सारे भागेंगे, आप फिक्र ना करें। अभी तो हम जो देख रहे हैं और हमें जो लग रहा है, मतलब मैं सिर्फ इतना समझती हूं कि ये जिस तरह के काम कर रहे हैं ना, मतलब अगर इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं आकर असेंबली में बैठ रहा हूं,
जो मेरा हक है आप उसे दे दें। यानी पहले तो आप करते क्या हैं और उसके बाद जो भी इन्होंने किया, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं अब चलें, जनरल इलेक्शन की फिजा बन रही है, हम तो अपने हलकों में भी उतरने लगे हैं, अवाम में भी उतरने लगे हैं, हम तो गली मोहल्लों पे जाने लगे हैं, अपनी इलेक्शन कैंपेन कराने लगे हैं, पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शन का माहौल होगा और हम देखते हैं ये क्या करते हैं। अली साहब, क्या इतला है आपको, इलेक्शन कब तक हो रहे हैं, रमजान शरीफ में या रमजान शरीफ से पहले? देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग राना साहब, मेरे से ज्यादा आप इन्फॉर्म्ड होते हैं और बड़ी आपकी माशाल्लाह खबरें भी जबरदस्त होती हैं और हमेशा सच्ची भी होती हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता दूं, एज ए पॉलिटिशियन, यकीन माने एज ए पॉलिटिशियन, हमें लगता था कि ये शायद ये संभल के ये जो हुकूमत है ये कुछ फहमो फरासत का मुजाहरा करेगी, दानिशमंदी का, लेकिन ये जो इन्होंने हमारे इस्तीफे मंजूर किए हैं ना, सही बात है, ये आगे सूरत हाल ये है कि पीछे इमरान खान खड़ा है और आगे इनके लिए सिर्फ कुआं और खाई है कि अब सिर्फ इन्हें जनरल इलेक्शन में जाना पड़ेगा। क्योंकि आप ये देखें, पंजाब की सीटें ले लें, तकरीबन कोई 342 सीटें ले लें, केपीके की तकरीबन कोई 100 सीटें ले लें, यहां से आप नेशनल असेंबली की 100 सीटें ले लें, तकरीबन 80% में पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन हो रहा होगा, तो ये कहां पर जाएंगे? और अगर ये कहते हैं हम अपने कैंडिडेट खड़ा नहीं करते, वेल एंड गुड, हमारी तो जनरल इलेक्शन की भी तैयारी हो रही है, लेकिन जो अवाम को जो इजाफी 10 से 15 अरब का चूना लग रहा है, वो उसकी जिम्मेदार ये हुकूमत की हट दर्मी है। क्योंकि ये बताइए, जब आप बात कर रही हैं पंजाब की, खैबर पख्तूनख्वा की और क्या नाम है विफाक की, तो गिलगित बल्तिस्तान से भी हुकूमत से बाहर आने का इरादा है? देखिए, मेरी बात सुने, ये तो फैसला मेरे लीडर का है। मेरे लीडर ने जब जिसको जो कहेगा और जो बेहतर समझेगा कि उसने वो कार्ड कब खेलना है, वो उस वक्त वो कार्ड खेल देगा। क्योंकि सिर्फ इतनी ही बात है कि इमरान खान ने अपना हर पत्ता बहुत सोच समझ के खेला है और जिस तरह से मुखालिफिन के छक्के छुड़ा दिए वो आपने भी देखा है और अवाम ने भी देखा है। लेकिन आपने तो कौमी असेंबली में वापसी का इरादा किया तो उन्होंने आपके इस्तीफे मंजूर करना शुरू कर दिए। इधर तो ये लगा कि पत्ता उन्होंने खेला। ये आपको लगाना, हमें तो शायद ये लगा कि खान के एक बयान से इनके छक्के ऐसे छूटे कि जो 9 महीने से कोई ना कोई बहाने घड़ के हमारे इस्तीफों को डिले कर रहे थे, उन्होंने चटपट इस्तीफे मंजूर कर दिए और उन्हें यह भी नहीं पता लगा कि अब तो 100 सीटों पर इलेक्शन कराना पड़ेगा। तो मैं तो सिर्फ इतना समझती हूँ ये खान साहब का एक ट्रम्प कार्ड ही था और उस ट्रम्प कार्ड में ये भी आ गए। अच्छा, अब अभी आपके पास इतनी सीटें हैं कि अब भी आप अपोजिशन लीडर बन सकते हैं, तो क्या खान साहब खुद अपोजिशन लीडर बनेंगे या खान साहब किसी को नामजद करेंगे? देखिए, सिर्फ इतना जितना मैं ये समझती हूँ, खान साहब की जो सियासत है वो सियासत सिर्फ अवाम के लिए है। और अगर खान साहब उस वक्त ये फैसला कर रहे थे कि उन्होंने असेंबली में वापस जाना है, तो उसका पर्पस सिर्फ एक ही था कि जो निगरान हुकूमत बननी है, जो निगरान वजीर आजम बनना है, वो पीटीआई के और पीडीएम के कंसेंसस से हो। जो आपने ये देखा है कि इन्होंने अपनी वो जो है जिससे कह लें कि मतलब बादशाह ने अपना वजीर बनाने के लिए बादशाह अपनी कुर्बानी देने को भी तैयार है, तो वेल एंड गुड, चलते हैं, फिर इलेक्शन में ही चलते हैं। हम तो पहले भी रोड्स की सियासत कर रहे थे, अवाम की सियासत कर रहे थे, हमारी तो सियासत है ही अवाम की, ये भागे हुए हैं अवाम से, तो हम तो जा रहे हैं अवाम के अंदर। मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि खान साहब ने ये फैसला करना है कि उन्होंने अब आगे क्या करना है। लेकिन ये तो बता दें, मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी पर सारे मेंबरान, नवाज शरीफ की वतन वापसी पर पहले कहा जाता था पीटीआई बड़ा भरपूर एहतजाज करेगी। अब भी नवाज शरीफ वतन जब वापस आएंगे तो क्या पीटीआई एहतजाज करेगी? मैं सिर्फ एक बात कंप्लीट कर लूं रान साहब, जो मैं पहले कर रही थी। हमारे जो बाकी ईमानदार अरकान थे वो तो अपने इस्तीफे लेके स्पीकर के चैम्बर में पहुंच गए थे, लेकिन स्पीकर लापता हो गया था। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी, रेंटल स्पीकर साहब को रेंटा कार की तरह असेंबली चलाने की जरूरत नहीं है। हम डरते नहीं है, हम मीडिया पे बैठे हैं, बोलेंगे भी, जवाब भी देंगे और मांगेंगे भी। अब आ जाए जो आपने ये कहा है, मैं सिर्फ इतना समझती हूं कि नवाज शरीफ
आए तो सही। हमने तो पहले भी कहा था रेंट अ क्राउड भी देंगे, हम अगर ये कहेंगे बिरयानी भी देंगे, कीमे वाले नान भी देंगे, लोग भी भर के देंगे इनको, क्योंकि पहले तो हमने ये देखा था भाई गोल गोल बाल रोड पर घूमता रहा है, भतीजे का कुछ पता ही नहीं था, कारकुन वैसे ही गायब थे, चाहे मियां साहब सर्विसेज हॉस्पिटल में पड़े हुए थे या एयरपोर्ट पर मियां साहब आ रहे थे। तो ये देख ले, ना इनके कारकुनों ने निकलने, ना इनके वोटर ने निकलने, जमानतें इनकी वैसे ही जब्त होनी है। तो मियां साहब तो अभी तक मैं ना आऊंगा ही कहानी सुना रहे हैं। आलिया साहिबा, ये बता दीजिए कि पंजाब के इलेक्शन के हवाले से आपने टिकट्स भी तकसीम करनी है, तो मौजूदा सूरत हाल के अंदर कितना वक्त लगेगा वो टिकट्स की तकसीम के हवाले से या दूसरे लोगों की पार्टी में शमूलियत के हवाले से? अच्छा यासिर, मैं इस पे थोड़ी सी आपको बता दूं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे जो टिकट्स हैं वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस में, हमारे पार्लिमानी बोर्ड्स बन चुके हैं और वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, रीजनल सतह के ऊपर भी बन चुके हैं और उससे आगे उन्होंने अपनी सिफारिशात सिर्फ खान साहब को जमा करानी है। उसके अलावा जो आपने बात की है, हम तो ऑलरेडी 9 अप्रैल से अपनी कैंपेन फेज में हैं। मतलब आप ये देखें 17 जुलाई हो तब भी हम कैंपेन कर रहे थे, उसके बाद अक्टूबर के इलेक्शन हो तब भी हम कैंपेन कर रहे थे, उसके बाद हमारे जलसे जुलूस हो, हम तो हैं ही अवाम के अंदर, इसलिए हम तो इलेक्शन में फौरी तौर पर जाने के लिए तैयार हैं। बाकी होमवर्क हो रहा है, हमने अपनी डोर टू डोर कैंपेन स्टार्ट कर दी है, तो हम तो अपने अवाम में मौजूद हैं, क्योंकि हमारी तो सारी सियासत है ही अवाम की सियासत। आलिया साहबा, आपकी सारी सियासत अवाम की सियासत है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी पता चला है कि जल्द आप लोगों में शमूलियत करने वाले हैं, तो क्या फिर अगले वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब ही होंगे? क्योंकि खान साहब ने कहा कि उन्होंने हमारे साथ वफादारी निभाई है, खान साहब ने कहा उन्होंने हमारे साथ वफादारी निभाई है, हम उनको उसका सिला देंगे। या सब बहुत काबिले एहतराम है मेरे लिए चौधरी साहब, और चौधरी साहब ने जिस तरह से मामला फहमी का, जी राना साहब मैं चौधरी परवेज साहब की तारीफ करी हूँ कि चौधरी साहब बड़े काबिले एहतराम है मेरे लिए, जिस तरह की फहमो फरासत का उन्होंने मुजाहिरा किया है और जिस तरह से मामला फहमी से उन्होंने सारी चीज़ें और लॉयल्टी का मुजाहिरा किया है, बहुत हाईली अप्रिशिएबल है। और हम चाहते भी हैं कि वो हमारी पार्टी का हिस्सा बने और हमारी पार्टी को मजबूत करें। लेकिन जो बात आपने की है वो जाहिर है चेयरमैन इमरान खान साहब का डिसीजन है, जो उनका डिसीजन होगा हमें तो वही मंजूर होगा, और मेरा ये ख्याल है कि एक अच्छे पोटेंशियल कैंडिडेट वो जरूर होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की सवाबदीद है, जो उनका फैसला होगा वही मंजूर किया जाएगा, पूरी पार्टी उसको मिनवन कबूल करेगी। बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहिबा इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरनामे में मजीद बात की जाएगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पंजाब के अंदर सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल क्या रहेगी, कुली तौर पे इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, क्या नई जमात बनने जा रही है, अगर नई जमात बनने जा रही है तो किसी के इशारे पे बनने जा रही है, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जो रिफ्ट पैदा हुई उसके नतीजे में ये आपसी मिल बैठे हैं, ये एक बुनियादी सवाल है। इसी पूरे सियासी मंजरनामे में बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एजाज साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। एजाज साहब, बात का आगाज़ कर देते हैं ये नए सियासी धड़ाबंदी की वजह से, जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ताह इस्माइल साहब, पीपल्स पार्टी के कुछ लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो तरदीद भी नहीं करते, तायीद भी नहीं करते, ये क्या अलहदा से जमात बना रहे हैं या किसी जमात में जा रहे हैं? अगर जमात बना रहे हैं तो क्या किसी इशारे पे बना रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा नहीं ख्याल के जमात बना रहे हैं, लेकिन रिजेंटमेंट बहुत है। आपको पता है कि मिफ्ताह इस्माइल साहब जो हैं वो नाराज थे कि मुझे हटा दिया गया। शायद खाकान अब्बासी की बड़ी कंट्रीब्यूशन है PMLN में, लेकिन ये इनका देखें ना, मैं उनके ब्याह पे तो बात नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि मैं खुद ये इस सारे प्रोसेस से गुजरा हूँ इनके साथ कि जितना भी आप कुर्बानी दें आखिर में मुफाद इनका अपना होता है। शायद खाकान अब्बासी उस वक्त वज़ीर आज़म बने जबकि ये पार्टी मुश्किल में थी और उन्होंने बहुत बेहतर अंदाज में परफॉर्म किया, यानी कि खुद मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट में भी बड़ी ये कहा कि जी बहुत चंद लोग थे
जिनके साथ हमें काम करके मजा आया, उसमें से शायख खान अब्बासी साहब भी थे। लेकिन एंड में क्या हुआ कि जब वक्त आया तो फिर सारे वो मंजी थले टांग फेर के तो अपना ही घर नजर आ गया। तो फिर इस बात पे तो लोगों के अंदर रिजेंटमेंट तो आती है ना। आप देख रहे हैं कि बाकी लोग भी जो सीनियर पॉलिटिशियन है, जिन्होंने अपनी पूरी उम्र मारे खाई, ऑपोजिशन में रहे, साथ नहीं छोड़ा, मुश्किलात काटी, ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, दीगर लोग हैं, अब वो अपनी उनकी आवाज़ जो है आप सुन रहे हैं उनकी आवाज़। तो दूसरी तरफ जो है वो एक और ग्रुप था जो जिसका कहा जा रहा था, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी इस पे कुछ सीरियस सोच शुरू नहीं हुई है किसी तरफ से भी, ना ही मेरा ख्याल में अब इस्टेब्लिशमेंट ऐसा कोई किरदार अदा करना चाह रही है कि एक IGA टाइप या जो 2018 में होगा कि उस तरह का कुछ चीज़ सामने लाई जाए। जा साहब, ये तो बता दें मुझे, कुछ दिन पहले तक मामलात कुछ और थे, अचानक आज मैंने कल ब्रेक की थी और आज उस पर काम शुरू हो गया, इन्होंने अपना बयानिया बदल दिया है। अब ये सीधा टारगेट कर रही है मुस्लिम लीग नॉन जनरल बाजवा साहब को, फैज़ हमीद साहब को, साकिब निसार साहब को, खोसा साहब को। और ये क्या सिलसिला शुरू हो गया? क्या इसको पाकिस्तान के अदारे बर्दाश्त कर लेंगे? देखिए, बात यह है कि एक अब ये बात करते हैं तो लोग कहते हैं जी ये खुद PTI की बात करता है या इमरान खान की बात करता है। उस शख्स ने इनको जमान पार्क के कमरे में 2 महीने से बैठे हुए और इनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिए। अब मीटिंग में ये क्या डिस्कस करते हैं, ये कहते हैं जी ये कौन सा नैरेटिव था इमरान खान का जिसने उसको 29% से उठा के 79% पॉपुलैरिटी पे ले आए। तो वो घूम फिर के बात यही आती है जी, बस वो एस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव जो है वो उसको देखें आप, लोग जो है उसे पसंद करते हैं। इस किस्म की बातें जो इनकी मीटिंग के अंदर डिस्कस होती हैं। अब ये अपने बच्चों को भी यही पढ़ा के भेज रहे हैं कि आपने देखा होगा, अभी आप ने सुना होगा, हमारे दोस्त हैं कैप्टन सफदर साहब, तो उनका बयान पिछले दिनों आया होगा। तो ये अब सोचे, आज मियां जवेद लतीफ का बयान है, आज तो उन्होंने बड़ी खौफनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सारे इसी किस्म की बातें करेंगे, ये समझेंगे कि ये समझ रहे हैं कि शायद इस नैरेटिव से इनको पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। लेकिन एक हद तक एजाज अल हक साहब, एक हद तक तो उन्हें पॉपुलैरिटी मिली थी जब वो अपोजिशन में थे, उन्होंने जलसे जुलूस किए तब पॉपुलैरिटी मिली थी। बाद में वो हुकूमत में जब आए तो तब उन्होंने अपना नैरेटिव चेंज कर लिया। शायद वो अपना वो माजी याद कर रहे हो। देखिए, पॉलिटिक्स में आप हीरो से जीरो और जीरो से हीरो हो जाते हैं सिर्फ टाइमिंग के हवाले से। ये टाइमिंग इनके लिए गलत थी हुकूमत में आना, इनको पता था। लेकिन वो मरे जा रहे थे कि हम हुकूमत में आएंगे, और उन्होंने अचीवमेंट भी कर ली, अपने सारे केसेस खत्म करवा लिए, बच्चों के केसेस खत्म करवा लिए। उनका ये प्राइमरी मकसद यही था। अब जो कोशिश हो रही है वो ये हो रही है कि पूरा जोर इस बात पे लगाया जा रहा है कि जी एक ही तरीके से हम इलेक्शन लड़ सकते हैं। या तो वो कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मामला हो जाए या खान साहब को नाअहल करार दे दें। दूसरा जो है ना, नैरेटिव के साथ साथ जो बयानिया जिसकी बात हो रही है, तब्दील करने के साथ साथ ये भी कोशिश अब से नहीं जारी, ये पिछले टेनोर में जब बात हो रही थी ना, आखिरी दिनों में 29 नवंबर से पहले, वो यही बात हो रही थी जी कि जिस तरह आपने कहा था कि हमने हुकूमत दी मुश्किल वक्त में, अब हमारा साथ दें। उन्होंने भाई साथ क्या दें, घोड़ा भी है, मैदान भी है, आप करें सियासत। नहीं जी, पहले इनको नाअहल करें, उसके बाद फिर हम सियासत करेंगे। तो पूरा जोर इसी पे लगाया जा रहा है। और मैं ये आपको बात बताना चाहता हूँ कि ये अभी आप देखेंगे कि इस माह के एंड तक इनकी पूरी कोशिश होगी, फरवरी के पहले हफ्ते में, इस महीने के एंड में भी थोड़े दिन रहे, कि किसी न किसी केस में एक दफा इलेक्शन कमीशन से नाअहल करार दिलवा दें इमरान खान साहब को। फिर इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से वो दोबारा बहाल हो जाएंगे। तो इक्वल प्लेइंग ग्राउंड इनको चाहिए। वो इक्वल प्लेइंग ग्राउंड इनका ये है कि ऑपोजिशन कोई ना हो, बस हम आपस में साहब जो मैंने सवाल पूछा आप उसको हमेशा टाल जाते हैं। मैंने ये पूछा था सवाल कि बाजवा साहब के खिलाफ और जनरल फैज साहब के खिलाफ इनकी कंपेन से क्या गेट नंबर 4 इनके लिए मजीद बंद नहीं हो जाएगा? क्या मुशर्रफ साहब के खिलाफ जब इन्होंने बयान दिए थे तो क्या इनको फायदा हुआ था कि नुकसान हुआ था? माजी से तो सीखते नहीं ना। हमारे सियासतदानों की सबसे बड़ी खराबी यह है कि हुकूमत में आने के बाद
ये समझते नहीं है, और हुकूमत में आने से पहले भी ये समझते नहीं है कि करना क्या चाहिए। क्या मुशर्रफ साहब को जब उठाकर ले गए थे कोर्ट में तो इनको मालूम नहीं कि क्या हुआ था इनके साथ? ये तो मतलब के 2 मील उसके करीब नहीं आ सके थे जहाँ उनको ट्राई हुआ था। अच्छा, तो खान साहब के बारे में आपकी क्या राय है? उनका नैरेटिव भी तो मुमासलत रखता है इसके साथ। देखिए, खान साहब का नैरेटिव एक हद होती है ना, उस हद तक नैरेटिव होता है। अब उन्होंने बात जब से तब्दीली आई है, लाजमी बात है, जिस तरह मुशर्रफ साहब के साथ PMLN का एक आपस में लगती थी, वो था, उनको गिला था उनसे। इसी तरह बाजवा साहब से गिला था। इमरान खान को किसी को पसंद आए या ना आए, क्योंकि उनकी हुकूमत को तब्दील उस वक्त किया गया था, और ऐसे नहीं तब्दील किया गया था कि किसी को मालूम ना हो, कोई कू नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। लेकिन उस तब्दील ऐसे हुआ था कि सबको पता था कि कैसे तब्दील हुआ। अब वो उनके अंदर गुस्सा था, उन्होंने थोड़ा बहुत उसको निकाला, लेकिन अब उन्होंने साथ उम्मीदें भी लगाई हैं और बात भी कहा है कि जी उम्मीद है कि ये पॉलिटिकल कहने वाले अब ए पॉलिटिकल रहेंगे, और इंशाल्लाह ए पॉलिटिकल रहते हुए आप देखेंगे कि आगे मामलात होगा। और अब जो इत्तेमाद का वोट लिया है परवेज इलाही साहब ने, क्या ये पैगाम नहीं गया सीधे तरीके से कि भाई अपनी जंग खुद लड़ो, मैदान भी है, घोड़ा भी है। अगर इस काबिल पूरी टीम आई हुई थी लाहौर के अंदर, आपने देखा होगा कि बैठे हुए थे, देख रहे थे, और इतने लोग नहीं है, इतने लोग आएंगे, इतने लोग जाएंगे। जरदारी साहब इतने पैसे लेकर पहुंच गए, लेकिन आखिर में क्या हुआ कि 186 इंडिपेंडेंट समेत जाके वोट डाल दिए। एजाज साहब, आपको पंजाब और KPK के इलेक्शन में क्या नजर आ रहा है? PTI कितने % सीटें जीतेगी? पंजाब और KPA के इलेक्शन मेरे नजदीक अलग हो ही नहीं सकते, मुल्क मुकम्मल हो ही नहीं सकते। इस बात इलेक्शन एक साथ होंगे पूरे मुल्क में। आप कह रहे हैं कि ये पंजाब और KPK के इलेक्शन नहीं, सारे इलेक्शन इकट्ठे होंगे? सारे इलेक्शन इकट्ठे होंगे। ये आपका ख्याल है या किसी जगह डिस्कस हुआ है या कहीं से ही तला है? देखिए, हर सेंसिबल आदमी जिसको इस वक्त मुल्क के हालात का इल्म है, जिसको इकोनॉमी के बारे में पता है, जो जिम्मेदार स्टेक होल्डर्स हैं, उनको सबको पता है कि मजीद डिस्टेबिलिटी की तरफ हम मुल्क को नहीं ले जा सकते। एजाज साहब, आप जो बात कर रहे हैं माशी हालात के हवाले से, हाफिज अब्दुल्ला साहब कहते हैं इन्हीं माशी हालात को देखते हुए अगर ये अब मुस्तहकम ना हुए तो अपनी मुद्दत से 6 माह बाद भी इलेक्शन हो सकता है। अपनी मुद्दत से 6 माह बाद तो करवाएंगे, तो फिर इसका मतलब है कि तनख्वाहें इनको अपने जो बाहर इनके अकाउंट्स हैं उनमें से देनी पड़ेंगी, अदारों को भी, और बाकी भी सब लोगों की पेंशनें भी इनको खुद देनी पड़ेंगी। आज इल्ज़ाम लगाया मियाँ जवेद लतीफ़ ने कि अगर ये 5 लोग मैंने जिनके नाम लिए थे, जो हमारे साबिक हो गए हैं, इनके अकाउंट से पैसे निकाले जाएं, इनके बाइट से पैसे मंगवाए जाएं, जेबों से निकलवाए जाएं, तो सारा कर्जा उतर जाता है। देखिए, आदमी जब ये बातें करते हैं ना, तो पहले खुद बताता है कि ये जी मेरे अकाउंट हैं, ये मेरे बच्चों के अकाउंट हैं, ये मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, ये मैं पाकिस्तान लेके आ रहा हूँ। अब आए बात करेंगे, हम अगलों के भी बारे में बात करें। खुद बाहर बैठे हुए हैं, जवेद लतीफ़ साहब को मालूम है बहुत अच्छी तरह से कि 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बाहर गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। तो माजरत के साथ ये बात कर रहा हूँ, मुझे अफसोस होता है ये कहते हुए कि हम इल्ज़ाम दूसरों पे लगाते हैं लेकिन अपने गिरेबान में नहीं जानते। दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान काम है, उससे पहले अपने गिरेबान में झांकें, अपनी इस्लाह करें और उसके बाद फिर किसी दूसरे को बात करने का मुनासिब मौका ढूंढें। बहुत शुक्रिया एजाज़ उल हक साहब इस हवाले से देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम द लास्ट आवर का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे और राना अज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। बहुत सा ख्याल रखिएगा।